तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आज क्लास 13वां है और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे लिखा होगा ब्रह्मास्त्र सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम। वहाँ पे सारे वीडियो जो उपलब्ध मिलेंगे वहाँ से देख लीजिए। ये वीडियो आप लिखे बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। मैथ का जो वास्तविक संख्या है, देखिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ मैं। और चैप्टर पहला का जो वास्तविक संख्या है, यह पार्ट सेकेंड है, आज पूरा कवर हो जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते बचे थे वास्तविक संख्या के आज कवर कर दूंगा, ठीक है। और पार्ट 1 में मैंने फार्मूला सहित मैंने पार्ट 1 में खूब अच्छे से जितना फार्मूला बनता है वास्तविक संख्या का फार्मूला प्लस उसका कंसेप्ट प्लस कम से कम हमको लगता है 10, 11, 12 मैंने क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसके लेवल के कराए थे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस बच गए थे, लघुत्तरी के दीर्घोत्तरी के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। आज मैं उस डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस। तो देखिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है कि क्वेश्चंस को समझ से चलना है, ठीक है। क्योंकि मैं चैप्टर वाइज पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहले की ओर अग्रसर होते हैं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, किस प्रकार से आप पूछता पहले से आया है, कौन सा क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन पहला आ गया है आज का और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे देगा ही देगा, 100% देगा आपको, ठीक है। दिया है कि संख्याओं 1656 और 4025 का मस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पे। इसी की कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अंक चेंज रहेंगे लेकिन बाकी आपका मेथड लगाने का यही रहेगा ना। मान यहाँ पे कोई दूसरा अंक दे देगा, कहेगा कि मस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी अंक देगा हम लगा लेंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमको जो दो संख्याओं इन दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात करना है। देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार मसा ज्ञात करना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। देखिए सबसे पहले हल में क्या करते हैं, हम इसको जो संख्या रहता है उसको उतारते हैं। 1656 दिया है और 4025 दिया है। अच्छा स्टूडेंट, ये दो संख्या दिया है, आप हमको बता दें कि दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4025 जो है वो बड़ी है 1656 से। एक बात जो मेन पॉइंट बताने वाला हूँ उसको नोट कर लीजिए। देखिए जो रफ कार्य होता है वो रफ कार्य को पीछे करते हैं, ये नहीं कि इसके बगल में ही रफ कार्य करते जाएं इधर नोट करते जाएं, ठीक है। रफ कार्य आपको पीछे करना है, ठीक है। रफ कार्य आपको कहाँ करना है, पीछे करना है, ठीक है। अब करने के बाद रफ कार्य उसको कटअप कर देना है इस तरह। तो चलिए रफ कार्य में सबसे पहले हम भाग देंगे। तो हम 4025 में भाग दे देंगे किसका, 1656 का दे देंगे, ठीक है। 1656 का भाग जाएगी 2 बार, क्योंकि 16 दूनी के 32 होता है, 2 बार भाग जाएगी। तो 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 1 11 और 16 दूनी के 32 और 1 33। चलिए घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, ये हासिल देगा तो 10, 10 में से 3 गया तो 7 और यह काम खत्म, क्योंकि 3 बच गया, 3 में से 3 गया तो कैंसिल। अब इतना बच गया ना, देखिए शेषफल 0 नहीं आया, अब इतना बच गया ना। अब इतना में देखिए रफ कार्य है, अब इतना हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखिएगा आप लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से खूब आराम से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। प्रमेयिका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब करना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, वो होता है कि भाज्य बराबर में, उस पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यही ना होता है जी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यह होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी पे आपको रखना है। अब बताइए भाज्य क्या है 4025 में, उसमें स्थान भी निर्धारित किया था कि कौन भाज्य कौन भाजक, सब कुछ बताया था, जानते भी आप लोग। भाज्य क्या है यहाँ पे 4025, हम लिखेंगे 4025 बराबर भाजक क्या है 1656 गुणे भागफल कितना है 2, तो 2 और धन शेषफल कितना है 713। एक कंडीशन बस लिखना होता है, शेषफल को हम आर से डिनोट करते हैं, शेषफल को रिमाइंडर आर से। तो यहाँ पर लिखेंगे आर जो है 0 के बराबर नहीं है, कहाँ 0 के बराबर थोड़ी है, यहाँ पे आर 0 थोड़ी आया, नहीं ना आया, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है आर जो है 0 के बराबर नहीं है, बस। अब आपको करना क्या है, ये भाग कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए अब इस 713 अब भाग देंगे 1656 में, किसका 713 का भाग देंगे, 713 का 1656 में भाग, और भाग विधि द्वारा मसा निकालना तो जानते हैं ना जी, इसी तरह निकाला जाता है। चलिए 713 में तब 1656 में तब हम 713 का भाग देंगे तो 7 दूनी की 14, 2 बार जाएगा।
तो कितना बार हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2 और 7 दूनी के 14, मतलब 14 से कितना हो जाएगा 26। घटाइए तो 6 में से 6 गया तो 0 और 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 और कैंसिल, कितना बच गया 230। तो 230 बच गया। अब इतने में फिर हम लगाएंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। अब भाज्य यहाँ पे क्या हो जाएगा 1656 हो जाएगा। 1656 बराबर भाजक क्या हो जाएगा 713 और प्लस भागफल कितना हो जाएगा 2 और धनशेषफल कितना आ गया 230। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि शेषफल जो 0 अभी नहीं आया है, तो शेषफल 0 नहीं आया है। अब फिर लगाएंगे इसमें, फिर भाग देंगे तो 230 का भाग देंगे 713 में, ठीक है। अब देखिए भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 तिहाई 6 3 बार, तो 0 में तब 3 का गुणा करेंगे तो 0 और 3 तिलिके 9 और 3 दूनी के 6 690। घटाइए जी, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 1 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लगा तो 11, 11 में से 9 गया तो 2 और यहाँ से कैंसिल, 23 बच गया। ठीक है जी, 23 बच गया। तब इतना फिर यूक्लिड एल्गोरिथम लगा दीजिए। भाज्य यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 713 बराबर भाजक क्या हो जाएगा 230 और गुणे भागफल कितना है 3 और धनशेषफल कितना बच गया 23। और यहाँ पे भी कंडीशन यही रहेगा कि शेषफल अभी 0 नहीं आया है, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब 23 का भाग देंगे 230 में स्टूडेंट, 23 का भाग 230 में देंगे तो 23 दाम में 230 ही होता है, बातें खत्म हो गया जी। अब तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया जी। और तब शेषफल 0 आ गया तो समझिए यहीं पे रोक देते हैं। तो अब यहाँ पे लगाएंगे तो भाज्य क्या हो जाएगा 230 बराबर भाजक क्या है स्टूडेंट 23, भागफल क्या है 10 और शेषफल क्या आ गया यहाँ पे 0। और यहाँ पे लिख ना देंगे, अब शेषफल 0 आ गया तो लिख देंगे कि यहाँ r जो है 0 के बराबर आ गया। अब जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही मसा होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1656 एंड 4025 ने दिया था, 1656 और 4025 का क्या मौसम हमको निकालने के दिया था स्टूडेंट। मौसम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो यह आपका रफ कार्य पीछे होना चाहिए, आपका हल में बस ये चीज़ होना चाहिए, यह फ्रंट आपका दिखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि उसी के सामने ये चीज़ लगाते, नहीं, इसको आपको रफ कार्य में करना है, ये नियम होता है इस तरह। ठीक है, इस तरह आपको बस दर्शाना है फेयर पे। ठीक है, तब बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। तो चलिए जी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक ठीक देगा ही देगा, यूक्लिड प्रमेय क्या से, समझ रहे हैं ना। तो देगा तो आप तो उड़ा ही देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है उसको भी बताना जरूरी है आप लोगों को। जैसा कि देख पा रहे हैं यह प्रश्न बनता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बन चुका है यह प्रश्न, इसको आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। और यह प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। कह रहा है ना कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक होते हैं, समपूर्णांक वो 2m के रूप का होना चाहिए तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो 2m+1 के रूप का होता है आपको बताना है, दर्शाना है। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ इसे किस प्रकार इसे हल करेंगे आप। ठीक है, देखिए स्टूडेंट करना आपको यहाँ पे ये चीज़ है कि मैंने एक बताया था आपको यूक्लिड प्रमेयिका में कि ए बताया था मैंने ए बराबर BQ+R, ए बराबर BQ+R। तो आपको इससे एक चीज़ मालूम रहा होगा कि ए को मैंने किसे डिनोट किया था भाज्य से, किसे भाज्य से, और बी को मैंने डिनोट किया था भाजक से, किसे भाजक से, और क्यू को मैंने डिनोट किया था किससे भागफल से, किससे डिनोट किया था भागफल से, और आर को किससे किया था शेष से किया था। ठीक है, इतना तो आपको याद होना चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, अच्छा आप स्टूडेंट हमको ये बताइए कि कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m का होना चाहिए, किसका 2m का होना चाहिए। अब 2m का हो रहा है तो शेषफल इसमें 0 ही होगा, जाहिर सी बात है शेषफल तो है नहीं इसमें, तो 2m+0। कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए 2m+1। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको आप बता दीजिए ध्यानपूर्वक, ठीक है, कि यहाँ 2 जो है वो क्या होगा। तो 2 यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 भाजक होगा, ठीक है, और m जो है यहाँ पे क्या होगा भागफल होगा, ठीक है, और r जो यहाँ पे और 1 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। ये मैं अभी हल करके बता नहीं रहा हूँ, आपको दिमाग बता रहा हूँ कि आपको मतलब समझेंगे किस तरह इस क्वेश्चन को। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, 2m+ का बनाना है, समदम पूर्णांक होता है 2m+1, आपको विषम पूर्णांक बताना है। तो देखिए पहले इतना चीज़ आप जान गए ना, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश की। अब यहाँ से अब बारी आती है इसको हल करने का। ठीक है, अब हल करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की 1% जरूरत नहीं है। देखिए सोल्यूशन में आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे
कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये चीज़ दिया ना, तो चलिए जान लेते हैं। हमको तो मालूम है ना कि वो कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे 2m है ना, तो 2m में हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि भाजक, क्या मालूम चल गया, भाजक। यम हमको भागफल मालूम चल गया, ये यहाँ पे शेषफल मालूम चल गया, मालूम चल रहा है ना। और यहाँ पे भी हमको क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पे हमको भाजक मालूम चल जा रहा है, भागफल मालूम चल जा रहा है, शेषफल। अच्छा, भाज्य कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या, भाज्य? ठीक है, भाज्य आपको कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं। तो भाज्य दिखाई नहीं दे रहा तो उसी भाज्य को हम मानेंगे कि आखिर में वो कौन सी संख्या होगा जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो हमको मानना पड़ेगा कि माना, अब भाज्य को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। भाई नहीं दिया तो उसको ए मानना पड़ेगा, भाजक दिया है तो बी मैंने मान लिया, भागफल को मैंने क्यू की जगह एम मान लिया मैंने, शेषफल को आर की जगह एक यहाँ पे दिया है। भाज्य हमको दिया नहीं तो भाज्य हमको ए से डिनोट करते हैं तो भाज्य बराबर एक ही मानना पड़ेगा। तो माना ए एक धनात्मक क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। माना ए क्या है यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है। अब ये यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है तो अब बात समझिए, यहाँ पे क्या होता है, बीच में ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है हमारा भाजक। अब भाजक कितना दिया है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे 2। लेकिन यहाँ पे असल में क्या होता है, अब 2 किसके बराबर होता है, बी के, क्योंकि यहाँ भाजक क्या दिया है, भाजक को हम डिनोट करते हैं बी से, और यहाँ भाजक दिया है 2। तो हम लिखेंगे कि तथा यहाँ पे बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर 2 दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है 2। तो बी हम यहाँ लिखते हैं, भाजक को ये ना लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है ना आपको, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर देखिए आपको करना क्या है, मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं तो यह भागफल कितना बार जा रहा है, क्यू बार जा रहा है। कितना बार, मान लीजिए कि ये तब ये एक पूर्णांक संख्या है, इसमें 2 से हम भाग दे रहे हैं तो मान लीजिए कि भागफल कितना जा रहा है, क्यू बार जा रहा है। और डॉट 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 शेषफल मान लीजिए कितना बच रहा है, आर बच रहा है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि जो शेषफल होता है, जो शेषफल आर होता है, या तो वह 0 के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, या तो वो 0 के बराबर होता है, या तो वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, यह शेषफल। और बी से हमेशा मतलब कि इस भाजक से हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, यह छोटा होता है। मैंने कंडीशन आप लोगों को बताया था। तो ये बताइए कि आर बराबर क्या आ सकता है, आर बराबर या तो यहाँ पे 0 आ सकता है, या तो आर बराबर यहाँ पे 1 आ सकता है। 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि आर या तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो इससे क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो इससे छोटा एक ही होगा, बराबर तो इसको होगा नहीं, बराबर होगा तो मतलब फिर 0 ना हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आर बराबर 0 और आर बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन सारा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमसे कहती है स्टूडेंट कि भाज्य बराबर क्या कहती है, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अदंश शेष, यही ना कहता है। चलिए अब जान लेते हैं। तो यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य यहाँ पे ए है, बराबर भाज्य क्या है यहाँ पे 2, अधन भागफल क्या है यहाँ पे क्यू, और शेषफल क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, शेषफल यहाँ पे क्या है आर है। तो ये चीज़ ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ए बराबर 2q + आर आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आर यहाँ पे 0 भी हो सकता है, या तो आर यहाँ पे 1 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो ये बताइए कि तब दोनों कंडीशन हो सकता है तो ए बराबर 2 मान हो सकता है इसका, कि ए बराबर 2q अधन। अगर आर बराबर 0 बचता है तो यहाँ पे हमको 0 लिखना पड़ेगा, अगर आर बराबर 1 बचता है तो क्या लिखना पड़ेगा, ए बराबर 2q + 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर का वैल्यू अगर 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। मतलब ए के संभव मान इतने हो रहे हैं। ठीक है, ए बराबर 2q + 0 और ए बराबर 2q + 1 हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे 0 में, और तब 0 इसमें जोड़ देंगे तो इसका मतलब यही होगा, ए बराबर, ये बताइए कि 2q में अगर 0 जोड़ते हैं तो ये 2q ही होगा। तो ए बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको देखिए, इसमें ए बराबर 2q है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 इसमें एक क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि 2 इसमें एक गुणनखंड आपको दिखाई दे रहा है, 2 एक क्या है इसमें गुणनखंड है, क्योंकि अकेले 2 ही है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 2q + 1 में जब देखेंगे तो इसमें 2 गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 तो इसमें कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन हो पा रहा है नहीं, तो मतलब 2 इसमें गुणनखंड नहीं है। आज एक चीज़ याद रखिए, जिसमें 2 एक गुणनखंड हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो ये हमको खुद क्लियर मालूम चल गया कि हाँ ए बराबर 2q क्या होता है, सम संख्या होता है। तो बिल्कुल सम संख्या होता है, और सम संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या हो जाता है। इसका 2 फैक्टर भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम जान जाएंगे कि 2q + 1 क्या है, तब सम संख्या नहीं हुई तो भाई क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए 2 क्या है, सम है, और 2 में अगर 1 में जोड़ दूंगा तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा विषम। तो यही चीज़ होता है कि यह सम है, सम में 1 अगर जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। तो वही हमसे पूछाना था इसमें क्वेश्चन में कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक, जितने धनात्मक होते हैं वो सम पूर्णांक 2 यम के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 यम के रूप का होता है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a बराबर 2q जो आया है वो सम संख्या आया है, 2q प्लस 1 जो है वो विषम संख्या है। तो यहाँ q किससे डिनोट है, आप बात को समझिए। यहाँ पे एक चीज़ समझाने का तौर तरीका यहाँ पर समझने की कोशिश की। जो ये q है, q को मैंने किससे डिनोट किया था, भागफल से, और इसमें भागफल क्या है, यम है। तो ये बताइए कि q की जगह हम यम नहीं रख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो हम इसको नहीं लिख सकते, a बराबर 2 और q की जगह हम यम लिख देंगे, क्योंकि q यहाँ पे आपका क्या है, भाजक है, अरे q यहाँ पे भागफल है, और यहाँ पे भी भागफल कितना दिया था, यम दिया था। तो यम की जगह q लिख सकता हूँ, चाहे q की जगह यम लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो a बराबर 2 यम आ जाएगा, और इसको लिखेंगे तो 2q आ गया, तो हो जाएगा यम प्लस 1। तो हमको मालूम चल गया कि हाँ यह सम पूर्णांक है और यह विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा समय लगा होगा, लेकिन अगर मैं फास्ट आपको बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आप कुछ नहीं कर पाते आप। इसलिए इतना स्लो में आप लोगों को बहुत स्लोली बताया हूँ, क्योंकि अब मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, समय नहीं है। फालतू का बताऊँगा जल्दी जल्दी, आपको कुछ हवा भी नहीं लगेगा और ना समझ में आएगा, ना स्कोर कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नो डाउट होना चाहिए। और क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार वीडियोस को और देखिएगा, तो अच्छे तरीके से जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का हो गया। और बहुत सारे क्वेश्चन में पार्ट 1 में भी डिस्कस किया हूँ, जो कि वास्तविक संख्या से बनते हैं, उसको जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन आप लोग जानते भी हैं कि शीत के जी के करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, इसी पे आपका करणी में 3 शीत करने के लिए दे देगा, करणी में 5 देता है, ये अभी बता रहा हूँ। करणी में 7 दे देता है, करणी में 5 प्लस 3 दे देता है आपको, चाहे तो 5 करणी में 3 दे देता है आपको शीत करने पर। एक बता रहा हूँ, और इसी विधि पे जो भी आपको क्वेश्चन देगा उसको आराम से आप सलूशन कर लीजिएगा। ठीक है, एक बताऊँगा उसी विधि से लगता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कह रहा है कि शीत की जी की करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हैं कि 3 है, 5 है, 7 है, 5 प्लस करणी में 3 है, 5 करणी में 3 है, ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ही देता है हमको शीत करने के लिए। तो दिया है कि शीत की जी की करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसे हल करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, तभी हो पाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक चीज़ रखते हैं कि मान लीजिए पी जो है एक अभाज्य संख्या है। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो दुनिया की किसी कोने का क्वेश्चन आएगा लगा देंगे। मान लीजिए पी क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या है, और ए मैंने मान लिया कि यहाँ पे तो कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम मान लेंगे पी कोई अभाज्य संख्या है और ए यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि अगर ए का स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ से पी से भाग दे देता हूँ। ठीक है, कोई अभाज्य संख्या का भाग दे रहा हूँ किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में। ठीक है, तो अगर यह विभाजित हो रहा है, यह क्या हो रहा है, इससे विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। अगर ए स्क्वायर पी से अगर विभाजित हो रहा है तो समझ लीजिए कि 100% ए जो होगा वो भी पी से 100% विभाजित होगा। क्या होगा, 100% पी से विभाजित होगा। मतलब कहने का मतलब पी बराबर में 5 मान लेता हूँ, और यहाँ ए बराबर में यहाँ पे मान लेता हूँ ए बराबर अगर ए बराबर यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर मान लेता हूँ, तो अगर देखिए 5 अगर 5 स्क्वायर से विभाजित हो रहा है मतलब 5 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो जाहिर सी बात है विभाजित तो होगा ही होगा। तो अगर यह 5 से 5 स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस 5 का स्क्वायर खाली 5 ही होगा। अगर करेंगे तो ये भी 5 से विभाजित होगा 100%। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ए स्क्वायर अगर पी से विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है ए भी पी से विभाजित होगा, यह दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको आ गया ना, बस अब हम चलेंगे रणभूमि के क्षेत्र में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यही ना बोला है स्टूडेंट, सिद्ध करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं। इसी प्रकार आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करने के लिए दिया ना। चलिए सिद्ध करके बताता हूँ आप लोगों को। देखिए इसे विरोधिक्ति विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ किस तरह हल करना पड़ता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। देखिए तो इसे हल करेंगे हम लोग। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या ये हमको हल करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना करणी में 5,
माना करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। घबराइए मत, सब समझ में आएगा। माना करड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के क्या है, विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। इसी तरह से हम आपको लिखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। आप कहेंगे कि ये कैसे लिखें, तो एक चीज़ याद रख लीजिए, जब भी आपको सिद्ध करने के लिए कहा कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें सिद्ध करने के लिए इसे मानना पड़ेगा कि माना करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। मतलब ये अपरिमेय है, तो इसको मैंने क्या मान लिया है, परिमेय मान लिया हूँ। अगर ये परिमेय रहता तो मुझे यहाँ पे क्या मानना पड़ता, अपरिमेय मानना पड़ता, ये नियम होता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए मैं माना हूँ, इसीलिए माना हूँ। ये करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हम हल में लिखेंगे कि माना करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है स्टूडेंट, विपरीत है, जो दिए गए के उल्टे ही ना है। अब आपको करना स्टूडेंट ये है कि तब हम करड़ी में 5 को मैंने मान लिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, a/b के रूप में होता है, चाहे p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मान लिया कि करड़ी में 5 जो है परिमेय संख्या है, तो करड़ी में 5 को हम a/b के बराबर कर देंगे, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, a/b के रूप में ही ना परिमेय संख्या होती है, चाहे p/q के रूप में होती है। तो यहाँ पे हमको भी मालूम चल जाएगा कि a/b जो हम लिखे हैं, यहाँ पे a/b क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ a और b जो है, a और b जो है वो क्या है, सभाज्य है। क्या है, सभाज्य पूर्णांक हैं, सभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, और यहाँ b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, जो परिमेय संख्या होता है वो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है ना, समझ लीजिए कि दोनों सभाज्य संख्या होती हैं। जितने भी परिमेय संख्या आपको देखने को मिलेगा, उन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा एक आता है। ठीक है, ये आपको नॉलेजमेंट के लिए जरूरी है जानना। ठीक है, तो करड़ी में 5 बराबर a/b हो गया, जहाँ a और b सभाज्य पूर्णांक है और b जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, देखिए सभाज्य संख्या तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक आता है उसी को सभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया, करड़ी में 5 बराबर क्या था, a/b था ना, ये करड़ी में 5 बराबर a/b था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक चीज़ काम कर सकते हैं हम, यहाँ a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये जो b है, b भाग में इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5b हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करड़ी में 5b बराबर a आ गया। अब आपको सिंपल करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने, देखिए वर्ग है, वर्ग। ठीक है, वर्ग करने पे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो चलिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5b का जब हम वर्ग करेंगे और इधर a का स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो करड़ी में 5 का वर्ग का मतलब कि करड़ी में जो करड़ी है वो हट जाती है वर्ग करने पे, तो ये 5 ही हो जाएगा। अब b का वर्ग करेंगे तो यह b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब इतना हो गया। अब एक चीज़ हमको बताइए स्टूडेंट, ये चीज़ कि अगर यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू में निकाल दूँ, किसकी, b स्क्वायर की, कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 5 भाग में तो उधर जाएगा तो किस, अरे 5 गुणा में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो a स्क्वायर है वो 5 से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे विभाज्य हो रहा है। जो a स्क्वायर है 5 से भागी नहीं दे रहे हैं, तो मान लीजिए विभाज्य हो जा रहा है, तो a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। मैंने अभी एक चीज़ आपको, वही तो मेथड आपको शुरू में बताया हूँ कि मैं क्या बताया था कि जब ए स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो जाहिर सी बात है ए भी उस b से विभाजित होगा। तो एक चीज़ आप हमको ये बताइए कि जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ए होगा वो भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जो ए होगा वो भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमको करना क्या है, जब a 5 से विभाजित हो गया तो अब यहाँ हम एक नियतांक मानेंगे। अब कैसे मानते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा पेज भर गया, दूसरा पेज ले लूँ। चलिए देखिए पेज भर गया था इसलिए मैं लिया हूँ। हाँ, और आप कर सकते हैं जो ये है इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a भी 5 से विभाजित है, तो अब आपको करना है कि एक चीज़ मेथड होता है उसको लगाना पड़ता है, आप उसको जरूर नोट कीजिएगा कि यहाँ पे मानेंगे a बराबर 5m मानेंगे। अब कहेंगे कि a बराबर 5m के मान लिए, तो जो a बराबर 5 हम माने हैं, यहाँ पे जो m है स्टूडेंट, जो यम है वहाँ पे एक पूर्णांक है माने हल करने के लिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे a बराबर मैंने 5 ही, देखिए इतना मेथड तो आपको समझ में आ गया ना। इतना बात आपको क्या कर देना है, a बराबर 5m मान देना है। जो यम यहाँ पे क्या है, यम एक क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। अब a बराबर 5m जो मान लिए हैं उसका हम वैल्यू रख देंगे किस में, समीकरण a में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5m का मान, a बराबर 5m का मान किस में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। अब समीकरण एक क्या है स्टूडेंट कि 5b² बराबर a²। तो जहाँ पे भी a रहेगा वहाँ 5 ही हम लिख देंगे, तो हो जाएगा 5b² बराबर a आ गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, या 5m² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ 5m का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि a है तो a बराबर हम 5m रखें तो इसका होल स्क्वायर हो गया। आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यह 5b² बराबर 5 कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा m²। और सिंपल एक तरीका देखिए, यहाँ पे अगर b² के वैल्यू में निकालूँ तो b² बराबर क्या आ जाएगा 25m² बटे क्या हो जाएगा 5। इससे कटा देंगे तो कितना हो जाएगा b² बराबर 50 25 5m² हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बताइए कि m² का अगर वैल्यू निकाल दूं तो यहाँ पे m² का वैल्यू निकालूंगा तो b² ऐसे ही रहेगा, 5 गुणा में इधर जाएगा तो 5 कहाँ आ जाएगा भाग में। तो हमको ये मालूम चल गया कि m² बराबर क्या आ गया b² बटे 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हमको बताइए कि b² बराबर, अरे m² बराबर b² बटे 5। तो मतलब कि यहाँ पे ये मालूम चल गया कि b² जो है 5 से विभाजित है स्टूडेंट। b² क्या है स्टूडेंट, b² 5 से क्या है विभाज्य है। तो ये बताइए कि तब b² 5 से विभाज्य है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि b क्या होगा, b 5 से क्या होगा विभाजित होगा। जो पहले नियम हमने बताया था उसी नियम से 100% होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उस मैंने परिमेय संख्या को क्या माना था, मैंने क्या बताया था शुरू में, मैंने यही तो माना था। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने क्या बताया था, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हल करने पे मैंने क्या माना था कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताइए कि जब करणी में 5 मैंने माना परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है a/b के रूप में। अब मैंने बताया था कि परिमेय संख्या तभी हो सकता है जब इन दोनों का HCF क्या है, एक आए, HCF एक आए और क्या हो वो सभाज्य संख्या हो। और सभाज्य संख्या वो होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल सिर्फ एक आना चाहिए, मतलब वो दोनों संख्या सिर्फ एक से विभाजित होनी चाहिए और किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो ये बताइए कि यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे मैंने तब इसे हल किया था तो हमको ये मालूम चल गया, इसी पेज में मैंने हल किया था। इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि a जो है वो 5 से विभाज्य है, a जो है 5 से विभाजित है, मतलब a भी 5 से विभाजित है और यहाँ b भी 5 से विभाजित है। तो ये बताइए आप कि जब a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है तो कभी परिमेय संख्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, जो सिर्फ एक से विभाजित हो वही परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमको जाहिर मालूम चल गया कि तो एक से विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है, तो कभी भी परिमेय संख्या दो संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है कि तब यह परिमेय संख्या नहीं होगी, और तब यह परिमेय संख्या नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमको तो यही सिद्ध करना था ना, तब यह परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, तब यह अपरिमेय हो जाएगा। और यही सिद्ध करना था ना हमको कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आप इस तरह लिख देंगे, यहाँ लिखिएगा 5 भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको देखिए ये तो मैं समझा दिया हूँ कि किस तरह आ गया है, लेकिन लिखना पड़ता है आपको। यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे एक लाइन, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्योंकि भाई a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तभी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। तब 5 आ गया तो हम कह देंगे a तथा b जो है वो सभाज्य संख्या नहीं हुआ, a तथा b सभाज्य संख्या नहीं है। तब a तथा b सभाज्य संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो परिमेय संख्या होगा नहीं, अतः परिमेय संख्या नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लिखेगा, इसलिए करणी में 5 की क्या है, अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, मतलब फिक्स रहता है, तो देगा ही देगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से एकदम स्लोली आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 था और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह दीर्घ उत्तरीय बता दे रहा हूँ फिर अभी से आप लोगों। ठीक है, यह दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखिए यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक से समझना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही स्लोली समझाने की कोशिश करूँगा, आपको भी उसी प्रकार समझना है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे किस प्रकार सोल्यूशन करते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है,
कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। कह रहा है कि प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m+1 या 9m+8 का रूप का होगा। तो सिंपल देखिए, इसको करना क्या है कि इसी तरह हम मान लेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इस पर मैंने एक सवाल अभी जस्ट बताया है। ठीक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। हम क्या मान लेंगे कि माना ए एक क्या धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा स्टूडेंट बताइए, जब ए को मैंने मान लिया कि एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे भाग देंगे किस से, 3 से, क्योंकि देखिए यहाँ पे घन का बात किया। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 9m आ जाएगा। ठीक, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन करने का तरीका। ठीक है, आप उतना ज़्यादा फोर्स मत कीजिए दिमाग पे, जो बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से देखते चलेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा आप लोगों का। देखिए माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ मैंने मान लिया कि b बराबर क्या है, 3 है। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ b होता है। ठीक है, यह भाज्य होता है, यह भाजक होता है, यह भागफल होता है, नीचे शेषफल। तो मैंने b जो होता है ये क्या होता है, भाजक होता है। भाजक बराबर मैंने 3 मान लिया, समझ रहे हैं ना। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a मान लिया, b बराबर मैंने 3 मान लिया। तो b बराबर मैंने 3 मान लिया, b का स्थान यही होता है, तो b की जगह 3 रखूंगा, मैंने 3 रख लिया। माना कि भागफल कितना बार गया, q बार गया, और डॉट 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 शेषफल कितना बचा, r बचा। अच्छा ये बताइए, तब शेषफल r बचा तो शेषफल के क्या क्या बच सकता है, या तो शेषफल 0 बच सकता है, या तो शेषफल 1 बच सकता है, या तो शेषफल 2 बच सकता है। 3 तो बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि शेषफल या तो 0 होगा या तो इस b से हमेशा छोटा होता है। तो b से छोटा का मतलब 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, यही ना होगा, तो ये हो सकता है। अब देखिए तो यहाँ पे ए का संभव मान निकल सकता है, ए का संभव मान। अब ए का संभव का मान का मतलब समझिए क्या चीज़ हो रहा है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अच्छा चलिए बताइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका स्टूडेंट क्या होता है, तो ए बराबर b इंटू क्यू धन r, यही ना होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, और q तो q ही रहेगा, और r मतलब कि आर, ये चीज़। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बराबर 3q प्लस आर, लेकिन कंडीशन क्या होगा, अलग अलग। अगर आर बराबर 0 बच जाता है तो इसको क्या लिखूंगा, अगर आर बराबर 1 बच जाएगा तो इसको कैसे लिखूंगा, अगर आर बराबर 2 बच जाएगा तो कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये बताइए कि चलिए ए बराबर 3q प्लस, अगर आर बराबर 0 बचता है तो इसको क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो इसे किस रूप में हो सकता है, इस तरह लिख सकता हूँ 3q और 0 में 0 जोड़ूंगा 3q में तो उतना ही होगा। तो ए बराबर क्या गया, 3q। ये तो पहला कंडीशन आ गया। अगर जब आर बराबर 0 रहेगा तब यह कंडीशन लग रहा है, जब आर बराबर 0 बच रहा है तब यह कंडीशन लग रहा है। अगर आर बराबर 1 बचता है तो हम क्या लिखते हैं, तो आर बराबर 1 बचता है तो हम ये लिखते हैं ना, ए बराबर 3q और धन आर का वैल्यू क्या है, 1। तो क्या हो जाता है, ए बराबर 3q प्लस 1 हो जाता है, ये हो जाता है। अगर यही आर बराबर 2 बच जाता है शेषफल, तो हम कैसे लिखते हैं, ए बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक 3 और गुणे भागफल क्या है, q, और धन शेषफल कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। ऐसे तो हमको ये मालूम चल गया कि यहाँ पे 3 संभव मान आ रहे हैं ए के, ए का एक 3q आ रहा है, एक 3q प्लस 1 आ रहा है, एक 3q प्लस 2 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पे 3 केस आ रहे हैं। अब तीनों केसों को अलग अलग हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो केस नंबर पहला केस क्या है आपका, कि ए बराबर क्या है, 3q। हमें सिद्ध करना है इसे कि बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए इसे हल करके हमें 9m लाना पड़ेगा, इसे हल करके 9m+1 लाना पड़ेगा, इसे हल करके 9m+8 लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो केस नंबर पहला देख लेते हैं। केस नंबर पहला है ए बराबर 3q। अब आपको करना क्या है कि यदि ए बराबर 3q दे दिया है तो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग घन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि घन पूछ रहा है तो ए का घन करेंगे तो ये हो जाएगा aq, और इधर 3q का हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। चलिए सिंपल, अब देखिए ध्यान समझिए, ये क्या हो जाएगा, ए घन बराबर 3 का घन करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, ये हो जाएगा 27q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 27q का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या, यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ 9 कामन ले सकता हूँ, 9 कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अगर कामन ले लूँ यहाँ पे तो 9 3 27 हो जाएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि इसे हम मान लेंगे 9m, क्या मान लेंगे 9m। हम आपको कहेंगे कि डायरेक्ट 9m कैसे मान लिए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि m बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, m बराबर यहाँ पे 3q मान ले रहा हूँ, m बराबर 3q का क्यूब मान ले रहा हूँ। तो
3 क्यू का क्यू बराबर मैंने क्या मान लिया, यम मान लिया। तो 9 गुड़े इसका वैल्यू क्या मैंने माना, यम। तो यहाँ पे यम का गुड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 यम। मतलब एक चीज मालूम चल गया कि ए बराबर 3 क्यू को हल करने पे यह 9 यम के बराबर आ जा रहा है। तो मतलब कि बिल्कुल पहला केस हमारा पूरा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, मैंने पहले केस को हल कर दिया इस रूप में। अब इसी प्रकार दूसरे केस को हल करना पड़ेगा। अब दूसरा केस स्टूडेंट ने क्या दिया, यहाँ पे देखिए दूसरा केस हमको क्या दिया, ये वाला दूसरा। यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर सेकेंड, और केस नंबर सेकेंड दिया आपका कि ए बराबर 3 क्यू धन 1। अब ए बराबर 3 क्यू धन 1 दिया है। अब इसको हल करेंगे, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा 3 क्यू धन 1 का क्या हो जाएगा पूरा क्यू, क्योंकि दोनों तरफ क्यू कर रहे हैं। अब देखिए करना हमें एक चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का क्यू मतलब ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का क्यू। x प्लस वाई का क्यू का फार्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग, तो ये होता है एक्स क्यू धन वाई क्यू प्लस 3xy और एक कोष्टक में xy, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा बराबर 3 क्यू, पहले क्या है एक्स क्यू का, तो 3 क्यू का करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस वाई क्यू, वाई मतलब यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यू, और धन यहाँ पे 3, तो 3 गुड़े यक्स, यक्स यहाँ पे क्या है 3 क्यू, और फिर गुड़े वाई, वाई क्या है यहाँ पे 1 है तो 1, फिर कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस मतलब कि 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इस मतलब इस फार्मूले पे मैंने तोड़ दिया इसको। अब हल करेंगे तो हो जाएगा 1 क्यू बराबर 3 क्यू का मतलब कि 9 3 27 क्यू आ जाएगा। ठीक है, 27 क्यूब आ गया, प्लस 1 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस 3 लिखे 9, ये हो जाएगा 9 क्यू, और कोष्टक में 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यू बराबर ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 3 27, क्यू का गुणा क्यू में गुणा होगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस 9 क्यू का गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अब करना हमको ये चीज़ है कि यहाँ पे आ गया आपका 27 और प्लस यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश की एक चीज़, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। अब सिंपल हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि चलिए स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है यहाँ पे a क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 कामन ले लेता हूँ, 9 कामन लूँगा तो क्या हो जाएगा 9 3 27 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या बचा क्यू। अब आपको करना है यहाँ पे है कि देखिए इसमें भी आपका 9 छिपा हुआ है, इसमें भी 9, तो 9 कामन ले लीजिए। तो 9 कामन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे कामन ले लेता हूँ तो हो जाएगा 9 3 27 3 क्यू का क्यू प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बचेगा। अब प्लस 1 जो है इसको लास्ट में लिख लीजिए। ठीक है, इतना मतलब a क्यू बराबर ये इतना आ गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि 9 और इसको पूरा आप क्या मान लीजिए, इसको पूरा क्या मान लेंगे यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक इसको क्या मान लेंगे यम मान लेंगे। तो 9 को गुणा यम होगा तो 9 यम प्लस 1। अब आपको कहेंगे कि यम कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जहाँ मैंने क्या मान लिया यम बराबर क्या मान लिया 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस मैंने क्या मान लिया क्यू मान लिया, इसके बराबर मैंने क्या मान लिया यम मान लिया। तो बताइए इसके बराबर यम है तो ये जितना आपको दिखाई दे रहा है उसके जगह यम हो जाएगा, तो 9 को गुणा यम हो जाएगा तो 9 यम प्लस 1। देखिए ये भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, हमको यही तो हल करके लाना था, ये भी हो गया। अब लास्ट केस बचा है उसको हल कर लेते हैं, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 क्या था उसको देख लेते हैं। तो केस नंबर 3 आपका बना था कि a बराबर 3 क्यू प्लस 2। तो अब देखिए यहाँ पे बन रहा है a बराबर 3 क्यू प्लस 2, और इसको हल करके हमको लाना था क्या स्टूडेंट, तो इसको हल करके हमको लाना था 9 यम प्लस 8, 9 यम प्लस 8 लाना है इसको हल करके। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो सिंपल है कि इसको भी हमें क्यू करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा a क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और दोनों बार क्यू करेंगे तो होगा। आप देखिए हल करते हैं, हल करेंगे स्टूडेंट तो 3 क्यू प्लस 2 का क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यू होता है मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, वाई की जगह क्या है 2 तो ये हो जाएगा 2 क्यू प्लस क्या होता है 3 गुणे एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 3 क्यू, फिर वाई क्या है यहाँ पे 2, फिर एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्या है यहाँ पे 3 क्यू प्लस वाई क्या है यहाँ पे 2। अब सिंपल आपको हल कर देना, हल करिए तो हो जाएगा आपका 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 3 तो लिखे 9, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 क्यू। अब यहाँ पे 18 क्यू हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 18, इस क्यू का गुणा कीजिए, इसमें क्यू का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
3q का स्क्वायर और प्लस 2 में q का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2q। अब सिंपल आप देखिए यहाँ पे करना आपको क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए। तब 9 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 9 3 27, तो 3q बच जाएगा। इधर 9 दूनी क्या 88 बच जाएगा 2 और 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस जो 8 है 8 को यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लीजिए, मतलब 8 को अलग रख लीजिए। अब आपको करना क्या यहाँ पे कि 9 3q का q और प्लस 2 को गुणा करेंगे तो 2 3 6q स्क्वायर और प्लस 2 दूनी के 4q और कोष्टक में रहेगा प्लस 8 इधर। अब आपको सिंपल करना है कि इतना जो वैल्यू है इसको यम के बराबर कर दीजिए, मतलब यम बराबर आप मान लीजिए कि 3q का q और प्लस कोष्टक में 6q का स्क्वायर और प्लस 4q, इसके बराबर मैंने मान लिया यम। तब इसके बराबर यम मान लिया तो 9, इसके जगह मैं यम रख दूंगा तो 9 गुणे यम और प्लस 8, मतलब ये हो जाएगा 9m प्लस 8 का ये रूप का आ गया कि नहीं। तो यही तो सिद्ध करना था हमको, 9m प्लस 8 के रूप का आ गया। तो स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं कि यह दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। 1-2 बार देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लिखित है कि आएंगे, तो इसको आपको किसी कीमत पे तैयार कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वास्तविक रियल नंबर से बनते हैं पहले चैप्टर से। इसके अलावा एक भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा। आप तैयार कर लीजिए इन सारे क्वेश्चनों को, पहला पार्ट देख लीजिए, आप पार्ट ये दूसरा है, दोनों को मर्ज करके पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आपसे फंस जाए, सब करके चले आएंगे आप लोग। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।